मौर्यकालीन प्रशासन। मौर्यों ने राजतंत्रीय प्रणाली के आधार पर शासन किया, जिसमें राजा का पद सर्वोच्च होता था। राजतंत्रीय प्रणाली आमतौर पर आनुवांशिक होती है, जिसमें राजा का बेटा ही राजा होता है और प्रजा राजा नहीं चुनती है। आज की तरह वोटिंग नहीं होती थी, आनुवांशिक हुआ करता था और राजा का बेटा ही राजा बनता था और जो शासन में सर्वोच्च अधिकारी होता था वो राजा होता था। एक मंत्री परिषद जैसी संस्था का उल्लेख हमें मौर्यकालीन प्रशासन में मिलता है। अर्थशास्त्र में मंत्रियों के लिए तीर्थ, अमात्य तथा सचिव जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है, जिनकी संख्या 18 थी। मौर्यकालीन प्रशासन को जानने के लिए अर्थशास्त्र जो है एकमात्र स्रोत है। अर्थशास्त्र में इनके बारे में, प्रशासन के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, जिससे हमें जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र में मंत्रियों के अतिरिक्त लगभग 27 अध्यक्षों का भी उल्लेख है। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर प्रशासन का संचालन नगराध्यक्ष नामक अधिकारी द्वारा किया जाता था। मेगास्थनीज ने भी उस समय में अपनी पुस्तक एक इंडिका लिखी थी, जिससे हमें विवरण प्राप्त होता है। मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय तथा सैन्य प्रशासन का संचालन एक 30 सदस्यीय बोर्ड द्वारा किया जाता था। यदि बात करें कि सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो विवरण है वो किसका है, तो एकमात्र किताब उसके लिए चाणक्य का अर्थशास्त्र ही है, जो सबसे अधिक विश्वसनीय है। ऐसा नहीं है कि एकमात्र है, पर हाँ विश्वसनीय है वो सबसे, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं मेगास्थनीज की जो अविश्वसनीय लगती हैं या मेल नहीं खाती हैं। तो ज्यादा विश्वास हम करेंगे चाणक्य के अर्थशास्त्र पे। मेगास्थनीज के अनुसार एक नगरीय तथा सैन्य प्रशासन का संचालन 30 सदस्यीय बोर्ड द्वारा किया जाता था, जिसके 5-5 सदस्यीय 6 समितियां हुआ करती थी। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करती थी। तृतीय समिति जन्म और मरण का विवरण रखती थी। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखरेख करती थी। पंचम समिति वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। छठी समिति बिक्री कर वसूल करती थी। आप देखते हैं किस तरह का न्याय प्रशासन उस वक्त रहा होगा। मौर्यकालीन न्याय प्रशासन में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। एक कंटक शोधन, जो फौजदारी न्यायालय था, जहां लड़ाई वगैरह के केस देखे जाते होंगे कि 2 लोग लड़के आ गए तो भाई कंटक शोधन में वो लोग आएंगे। दूसरा तरह का था धर्म स्थलीय, जो दीवानी न्यायालय कहलाता था। अन्य प्रकार के जो केस होते हैं, जैसे जायदाद संबंधित या अन्य प्रकार के कोई पैसे रुपए से संबंधित, वो धर्म स्थायी जो दीवानी न्यायालय कहलाता था उसमें आते थे। प्रांत मंडल में विभक्त थे, जिसका प्रशासक प्रदेष्टा कहलाता था। मंडल जिलों में विभक्त थे, जिन्हें आहार या विषय कहते थे। इनके शासक जो थे विषयपति कहलाते थे। जिले अनुमंडलों में विभक्त थे, जिसका शासक स्थानिक के अधीन होता था। अनुमंडल प्रखंडों में विभक्त होते थे, जिसका शासक गोप कहलाता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसके मुखिया ग्रामीणी या ग्रामिक कहलाते थे। इस काल में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। एक था संस्था और दूसरा स्थानिक। जो एक ही स्थान पर रह के अपना कार्य करता था वो था संचारिक। प्रांतीय स्तर के प्रशासन में प्रादेशिक नगर प्रशासन, राजुक, न्यायाधिकारी तथा युक्त प्रशासन का ब्यौरा रखने वाला नामक अधिकारियों का उल्लेख है। ग्राम प्रशासन में गोप तथा प्रदेष्टा नामक अधिकारियों का उल्लेख है। अशोक के अभिलेख में प्रतिवेदक यानी मंत्री परिषद तथा राजा के बीच की कड़ी और पुलिसा
राजा को जनमत से परिचित करवाने वाला नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। गुप्तचरों के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो संस्था और स्थानिक होते थे जो एक ही स्थान पे रह के कार्य करते थे, और दूसरा होता था संचारिक, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके जगह जगह पे जाके कार्य करता था। यानी दो तरह के गुप्तचर थे, संस्था और स्थानिक, दोनों एक ही जगह रह के गुप्तचरी करते थे, और जो संचारिक होता था वो दूर दूर जाके गुप्तचरी करता था। कुछ अन्य पदाधिकारियों को देखते हैं कौन कौन हुआ करते थे उस वक्त। युक्त, खोई हुई संपत्ति को प्राप्त करने पर उसकी सुरक्षा करने वाला, किसी की यदि संपत्ति हो गई है तो उसकी देखरेख करेगा युक्त। प्रतिवेदक, समाज सम्राट को प्रतिदिन की सूचना देने वाला, ये प्रतिवेदक कहलाता था। ब्रज भूमिक, गौशाला का निरीक्षण करने वाला। एग्रोनोमोई, फसलों का निरीक्षण करने वाला। एरिस्टोनोमोई, सड़कों का निरीक्षण करने वाला। और भी कुछ है, चलिए उन्हें देखते हैं। संस्थाध्यक्ष, जो बाजार अध्यक्ष हुआ करता था। विविताध्यक्ष, चारागाह अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष, वैश्य खाना का अध्यक्ष। बालाध्यक्ष, जो सेना का अध्यक्ष हुआ करता था। सीता अध्यक्ष, राजकीय भूमि का अध्यक्ष। अकराध्यक्ष, खान अध्यक्ष। सीता जो थी वो राजकीय भूमि हुआ करती थी, तो सीता अध्यक्ष जो है राजकीय भूमि का अध्यक्ष हुआ करता था। अब मौर्यकालीन समाज देखते हैं। मौर्य सोसाइटी, जाति व्यवस्था काफी कठोर थी। अशोक के 13वें शिलालेख में भी जाति दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। मेगास्थनीज के अनुसार समाज में 7 जातियां दार्शनिक, कृषक, चरवाहा, शिकारी, व्यापारी, अहीर तथा योद्धा थी। मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। देखिए, मेगास्थनीज एक और कह रहा है कि दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, वो विदेशी था, और यहाँ अशोक स्वयं 13वें शिलालेख में बता रहा है कि दास प्रथा का प्रचलन था। जबकि अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के दासों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में भी विभिन्न प्रकारों के दासों का उल्लेख है, और मेगास्थनीज कह रहा है कि दास के ही। तो मेगास्थनीज का जो वर्णन है वो उतना ज्यादा विश्वसनीय नहीं है। मेगास्थनीज के अनुसार समाज में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अब ये भी उतनी ज्यादा विश्वसनीय बात नहीं हो सकती, हो सकता है रहा हो। अर्थशास्त्र में 15 मिश्रित जातियां अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न का उल्लेख मिलता है, जिन्हें अंतर्वासन कहा गया। अब देखते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। इस काल में बेगार प्रथा का प्रचलन था, जिसे विष्टि कहा जाता था। मौर्य युग का प्रधान उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। मौर्य काल में विनिमय का माध्यम पण था। पण एक मुद्रा रही होगी जिसके जरिए ये पण जो है चांदी का सिक्का था, तो उसके जरिए ये लेन देन करते थे। और 2-3 सिक्के और थे, वो देखते हैं। एक था माशक, तांबा या कांसे का सिक्का, और काकड़ी, तांबे का सिक्का। और प्रमुख कर वगैरह भी थे कुछ। एक भाग कर हुआ करता था, जो उपज का, जितनी भी उपज हो रही है उसका 1/6 भाग, और एक बलि कर, उपहार या भेंट। एक हिरण्य था, जो नगद कर हुआ करता था। अब देखते हैं मौर्यकालीन कला। मौर्यकालीन राजकीय कला का सर्वोत्तम उदाहरण है अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ, जो एकाश्म यानी एक ही पत्थर से बने हैं। सारनाथ का स्तंभ सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसका शीर्ष भाग आज भारत का राजकीय चिन्ह है। इस पर 4 सिंह की आकृति के बीच एक चक्र बना है, जो धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। रामपुरवा स्तंभ पर एक सांड तथा लौरैया नंदनगढ़ स्तंभ पर एक सिंह की आकृति है। सांची के स्तूप का निर्माण भी अशोक के द्वारा ही कराया गया था। अशोक का जो राजा प्रसाद था, राजप्रासाद, वो भी कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी तुलना मेगास्थनीज ने ईरान के महल से की, तथा
जिसके बारे में हेमस्वांग ने ये भी कहा कि ये तो दैवीय कृति है। राजकीय कला के साथ साथ इस कला में लोक कला का भी विकास हुआ। बुलंदीबाग से हंसते हुए बालक की मरण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति, परखम मथुरा से प्राप्त यक्ष मूर्ति, दीदारगंज से प्राप्त चामर धारणी यक्षी की मूर्ति जो कि सर्वोत्तम कला है, लोहानीपुर से प्राप्त नग्न तीर्थकर की मूर्ति इत्यादि लोक कला के उत्कृष्ट नमूने हैं।